हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिज़िक्स में, जहां पर हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। और प्रीवियस सेशन में हमने वेक्टर्स की बात की थी, वेक्टर्स के टाइप्स किए थे, डेफिनेशंस की थी। तो आज भी हमारा बेसिकली वेक्टर्स को लेकर ही कहानी है जो आगे बढ़ाएंगे। और पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर। ऑफ रियल नंबर नहीं होगा, यहाँ पर बाय रियल नंबर्स होगा। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सपोज कर लो आपके पास कोई वेक्टर है ए, और आपने इस वेक्टर की मल्टीप्लाई किसी रियल नंबर के साथ कर दी। लेट मी से मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूँ। तो फिर इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली, कि अगर आप वेक्टर ए बी को लेट कर रहे हो लाइक दिस, तो आपका 3a वेक्टर क्या होगा, इससे 3 गुना हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। दिस इज 3a वेक्टर। लेट मी से अब ये पी क्यू बन गया। तो कहने का मतलब क्या है, जिस भी रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे उसका इफेक्ट मैग्नीट्यूड पर पड़ता है। अगर मैं सपोज करूँ वेक्टर ए की मल्टीप्लाई 1/2 से कर दूं, तो इसका मतलब है जो वेक्टर ए जिस मैग्नीट्यूड का है उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। लेट मी से दिस इज आर एस वेक्टर, हाफ ऑफ वेक्टर ए, सपोज कर दो। तो ये चीज़ है जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आपको याद रखनी है कि अगर मैं कभी भी किसी भी रियल नंबर की मल्टीप्लाई वेक्टर से करता हूँ तो मुझे हमेशा एक नया वेक्टर मिलता है। आप देखिए वेक्टर ए है, 3a वेक्टर भी एक वेक्टर है और हाफ ऑफ वेक्टर ए भी वेक्टर ही है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ उसका नेचर चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियल नंबर का मल्टीप्लाई करो वेक्टर से तो अगेन यू विल गेट अनदर वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ये तो हमने बात की पॉजिटिव नंबर्स की। लेट अस टॉक अबाउट सम नेगेटिव नंबर। अगर सपोज करो मेरे पास होता 2a कैप, तो इसका मतलब क्या था, माइनस का 2। तो जब मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो अगेन आई विल गेट द सेम वैल्यू। मतलब जैसे कि 2a कर लो पहले, तो सपोज करो 2a है, एम एन ये 2a वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन नेगेटिव लगा होने की वजह से माइनस, जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसको बड़ा सिंपल इसमें रिप्रेजेंट करता हूँ आपको। जैसे सपोज करो ए बी वेक्टर जो है वो हमारे पास है, सिंपली ए वेक्टर ही लगा लेते हैं अपन। दिस इज ए वेक्टर, ए बी, ए से बी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर ए से। अगर सपोज करो मैं यहाँ पर एक वेक्टर और बना रहा हूँ पी क्यू, जिसकी वैल्यू है माइनस का 4a वेक्टर। तो ये पी क्यू कर दिया आपने, सपोज करो दिस इज पी क्यू, थोड़ा बड़ा कर देते हैं अपन, और ये ए से 4 टाइम्स है, मतलब जितनी वैल्यू यहाँ पर है उसका 4 टाइम्स है। लेकिन मैंने नाम तो अपन फिर ए बी ही देंगे, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, माइनस का 4 लिख दिया, ठीक है। तो फिर माइनस का 4 लिखने से क्या हो गया, अगर मैं ए टू बी जा रहा हूँ, अगर इसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, तो फिर नेगेटिव लगा होने की वजह से अब वो क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा। तो यानी कि जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो यानी कि अगर सिंपल आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन पे कोई असर नहीं होगा। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन जो है वो पलट जाएगी, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी जो आपको दिमाग में रखनी है। ओके, चलिए उसके बाद है हमारे पास तो नेक्स्ट नंबर है, अच्छा एक और चीज़ इन्होंने मतलब बताई हुई है कि अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी को
मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर क्वांटिटी के साथ, देन यू विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो यू विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। बड़ा इजी समझना। जैसे कि फोर्स जो होती है उसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो जो मास है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, एक्सेलरेशन वेक्टर, और फोर्स क्या है आपके पास? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी आप स्केलर की मल्टीप्लाई वेक्टर से करोगे किसी क्वांटिटी से तो यू विल गेट ऑलवेज अ वेक्टर। तो एक वेक्टर क्वांटिटी आपको मिलती है, ये दिमाग में आपने रखना है। ओके, उसके बाद आता है हम लोग करने वाले हैं सम ऑफ वेक्टर्स। अगर मेरे पास एडिशन करना हो वेक्टर्स का तो हम लोग वो कैसे करेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और ये जो मेथड है दिस इज ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड है। तो कैसे हम लोग करेंगे उसकी बात करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, और एक मेरे पास है वेक्टर बी। अब मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ, इनका रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ, तो व्हाट विल आई डू? मैं क्या करूँगा, पहले आप जैसे वेक्टर ए उठा लो, दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए का हेड है और ये वेक्टर ए की टेल है। सिमिलरली ये वेक्टर बी का हेड है और ये वेक्टर बी की टेल है। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स को एडिशन करना है आपको क्या करना होता है? एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना होता है। तो जैसे मैंने वेक्टर ए का ये हेड है, इसको बी की टेल से ज्वाइन करना है, तो आई विल ज्वाइन लाइक दिस। डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, मतलब जैसे वेक्टर ए पैरेलल, बी बी ये आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो जब आप वेक्टर ए की टेल को और वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन कर दोगे लाइक दिस, तो ये आपको रिजल्टेंट दे देगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। तो मतलब क्या चीज़ है, आपके पास कभी भी वेक्टर्स का एडिशन करना हो तो जो भी वेक्टर्स गिवन है उन वेक्टर्स का एक का हेड उठाओ, दूसरे का टेल, उनको ज्वाइन कर दो, और फिर जो फ्री एंड बच जाएंगे उनको टेल टू हेड लेके जाओ, वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मैं आपको ये तो दो वेक्टर्स की बात हो गई, थोड़ा और करते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन इसको। जैसे सपोज करो ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी, तो ये हेड हो गया और ये बी का हेड हो गया, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी वेक्टर, जिसको हम लोग R1 वेक्टर भी लिख सकते हैं। R1 क्यों लिखा है अभी क्लियर हो जाएगा। अब सपोज करो एक और वेक्टर है सी वेक्टर, तो सी की टेल और ए प्लस बी का हेड। तो अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट पता करना है तो आप इनको ज्वाइन कर दो, तो ये इट विल बी R2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे मल्टीपल आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये बन गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये बन गया। सिमिलरली आप जैसे मर्जी प्रोसीड कर लें, जितने मर्जी आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ग्राफिकल मेथड। इसी तरीके से अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना हो तो कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब सब्ट्रैक्शन भी जो है वो भी इन टर्म्स ऑफ एडिशन हम लोग सीखेंगे। कैसे? सपोज करो मेरे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, अब मैं उसका माइनस फाइंड आउट करना चाहता हूँ, रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, सपोज कर लेते ये वेक्टर ए है मेरे पास, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब क्या चीज है, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो अभी तो अपन सीखा कि ये तो a प्लस बी बन जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बन जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए? a माइनस बी चाहिए। पहले तो इसको थोड़ा सा बेटर वे में लिख लेते हैं, a प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं।
प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका मतलब है मैं किसको जोड़ रहा हूं, मैं ए और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूं। माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है, हमने बी वेक्टर की मल्टीप्लाई -1 से कर दी है। -1 का मतलब तो ये है कि सेम मैग्नीट्यूड ही रखना है, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस का मतलब है डायरेक्शन पलट दो। तो माइनस बी क्या होगा, अगर बी ऐसे जा रहा है तो माइनस बी विल बी लाइक दिस। ये चीज सेम टू सेम होगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, अब आपके पास क्या बन गया, ये ए का हेड है और ये बी की माइनस बी की टेल है। अब ये बी वेक्टर नहीं है, ये माइनस बी वेक्टर है। तो अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है तो मैं ए की टेल और बी के हेड माइनस बी के हेड को ज्वाइन कर दूंगा। तो ये मेरा जो रिजल्टेंट है, दिस इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसका मतलब है जब आप सब्ट्रैक्शन करने वाले हो तो आप क्या करोगे, एक वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दोगे और फिर रिजल्टेंट निकालोगे तो इट विल गिव यू ए माइनस बी। तो यहाँ से भी क्लियर है, देखिए ए और बी का प्लस इस डायरेक्शन में होगा, ए माइनस बी का इस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट होगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। जैसे एक और सिंपलिसिटी में आ जाते हैं अपन, सपोज करो दिस इज पी वेक्टर, दिस इज क्यू वेक्टर। आपको फाइंड करना है क्यू माइनस पी। अब क्यू माइनस पी को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू प्लस माइनस पी। तो पहले तो पी वेक्टर का नेगेटिव बनाएंगे, अगर पी ऐसे जा रहा है तो फिर माइनस पी क्या होगा, इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा। और हम लोग इस वेक्टर को डिस्प्लेस करेंगे यहां पर लाइक दिस। सेम डायरेक्शन रखनी है क्योंकि क्यू तो हमें पॉजिटिव ही चाहिए। अब क्या करोगे, ये क्या हो गया, ये सॉरी इधर डिस्प्लेस करो, ठीक है। इसका हेड और क्यू का टेल, ये चीज। फिर इन दोनों को क्या कर देंगे अपन, ज्वाइन कर। तो ये आपका रिजल्टेंट देगा क्यू माइनस पी। ये चीज है, क्लियर है। याद रखना है कि हमेशा एक वेक्टर का हेड होगा तो दूसरे वेक्टर का टेल होगा। कभी भी हेड हेड या टेल टेल कोइंसाइड नहीं करवाओगे, वरना जैसे वहां पे कर रहे थे गलत हो जाएगा। हालांकि वो भी बात सही है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स के अकॉर्डिंगली करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे तो अभी आप सिंपली याद रखिए कि डिस्प्लेस करते हैं गिवन वेक्टर को, अगर माइनस वाला जो भी है, और दूसरे के हेड और टेल को कोइंसाइड करें और ये डन हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर जिसका दूसरा नाम है नल वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के ऊपर एरो। अब ये कब होगा, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, तब हम लोग उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, जीरो या फिर नल वेक्टर। सपोज करो आप यहां से चले पॉइंट ए से और ऐसे से आप जा रहे हो रैंडमली बी से सी और सी से दोबारा आ गया ए। तो अब ए से कहानी शुरू हुई, ए पे आ गई वापस, तो डिस्टेंस तो ये होगा पूरा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ए से ए। तो सेम पॉइंट, ये पॉइंट ए है तो ए दूसरा पॉइंट भी तो यहीं पे होगा, तो इसका मतलब है ये क्या है, आपका जीरो वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऑटोमेटिकली है, इट्स मैग्नीट्यूड विल बी जीरो। तो बेसिकली जीरो वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशंस आर द सेम, तो इसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो ये जैसे अपन मैथमेटिक्स में करते हैं कि जीरो का प्लस कर दो किसी भी नंबर पे, नंबर सेम रहता है, मल्टीप्लाई कर दो जीरो से तो जीरो हो जाता है, वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई है। अगर आप किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बिकम जीरो वेक्टर।
अगर आप जीरो वेक्टर को प्लस कर दोगे किसी वेक्टर में तो कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। तो यही कहानी है जो आप लोग को याद रखनी है। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर और कुछ खास है नहीं है, बेस क्लियर होना ज़्यादा बेटर है। ओके, आफ्टर दैट एक एग्जाम्पल आ रही है हमारे पास, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर आ गया। वैसे तो इनका कर दिया इन्होंने, चलो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर भी कर लेते हैं, ठीक है। आ ही गया है, ट्राइंगल लॉ वेक्टर और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर दोनों ही कर लेते हैं अपन। पहले ट्राइंगल लॉ वेक्टर करेंगे अपन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये बेसिकली जो आप सीख के आए हैं अभी कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वही चीज़ है। आप क्या करोगे, आप ट्राइंगल की, जैसे ये ए बी सी है, ये ऐसे वाला ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ये ट्राइंगल हो गया ऐसे, ए बी सी इज ए ट्राइंगल। अगर सपोज करो कोई वेक्टर आप ए बी के अलोंग रिप्रेजेंट कर रहे हो, ए वेक्टर, एक वेक्टर बी सी के अलोंग रिप्रेजेंट कर रहे हो इस तरीके से कि ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर की टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो जो ए टू सी वेक्टर होगा, ए टू सी जो वेक्टर होगा वो आपको रिजल्टेंट प्रोवाइड करेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी। तो इसका मतलब है ट्राइंगल लॉ वेक्टर्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास ट्राइंगल की दो साइड्स तो दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगी, तो जो तीसरी साइड होगी वो रिप्रेजेंट करेगी उसका रिजल्टेंट। और यहाँ पे ऑर्डर देखिए, ऑर्डर डिफरेंट होगा। मतलब ऑर्डर का मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ एरो ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे एरो ऊपर जा रहा है, तो आगे क्या होना चाहिए था, एरो शुड बी लाइक दिस, है ना, बट रिजल्टेंट का एरो ऑपोजिट है, लाइक दिस, ऐसे। तो वो ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट बल्कि अगर मैं एक बात आपको यहाँ पे करूँ कि अगर सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है ए बी लाइक दिस, एक वेक्टर है बी वेक्टर और एक वेक्टर है ऐसे, दिस इज सी वेक्टर सपोज कर लो, ठीक है। तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट, ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या होगा, कोई रिजल्टेंट वेक्टर आर सेलेक्ट कर लो और वो वेक्टर क्या बनेगा, वो इसके ऊपर बनेगा और वो ऐसे जाएगा, ऐसे। मैं चलो इधर बनाता हूँ अलग से, जैसे दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और इन दोनों का रिजल्टेंट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंगली ये जाएगा आर वेक्टर। देख सकते हो, क्लियर देख सकते हो, रिजल्टेंट जा रहा है, ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। लेकिन जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर वो क्या है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे। तो इसका मतलब है आर वेक्टर और सी वेक्टर दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन इज डिफरेंट। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर सी, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो इसका मतलब है आर और सी वेक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों, क्योंकि आर वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है और सी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अगर ये मान लो 5 है तो ये भी 5 है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दैट इज वाई इनका रिजल्टेंट जो है वो क्या बनेगा, आपका 0 बनेगा। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों का रिजल्टेंट विल बी द 0 अगर ऑर्डर इस तरीके से आप लेते हैं, रिजल्टेंट के ऑपोजिट तीसरा अगर वेक्टर ड्रॉ किया जाता है। ओके, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स में क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स देखिए, अब हमारे पास क्या था, जैसे मैं आपको क्यू माइनस पी समझा रहा था, तो मैंने वहाँ पे क्या कर दिया कि जैसे ये वेक्टर ए हो गया, तो दोनों की टेल आपस में वो कर दी थी मैंने, कोइंसाइड कर दी थी यहाँ पे। लेकिन रिजल्टेंट निकालना है तो मुझे तो एक का टेल और एक का हेड चाहिए, तो गलत है ये तो फिर उसको भी आप पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे सॉल्व, बड़ा इजी है। आप क्या करो, जैसे बी वेक्टर है उसको डिस्प्लेस करो वेक्टर ए पे, ऐसे कर दोगे, ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या बनोगे, बी वेक्टर, और इनको क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो लाइक दिस, ठीक है। तो अब देखो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर बन गई ना सेम चीज, ए का हेड हो गया, बी की टेल हो गई, और जब आप इसके डायगोनल पर से ज्वाइन करोगे तो इट विल गिव यू रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी।
तो वही कहानी बनी है। देखो ट्राइंगल वाली कंसेप्ट हो गया। तो मतलब दोनों जो लॉज हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। फर्क क्या है, वहां पे अकेला ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पर पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा और फिर डायगोनल के थ्रू ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये है जो आपका याद रखना है, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, और कुछ भी खास नहीं है। ओके, अब एक न्यूमेरिकल है जो अपन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इजी है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल वो करेंगे हम लोग, इसको अपन रीड कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकली जो बारिश है वो गिर रही है और उसकी जो स्पीड दी हुई है वो 35 मीटर पर सेकेंड। बारिश ऊपर से नीचे गिरती है तो नीचे गिर रही है। Wind starts blowing after some time with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। हवा ने फ्लो करना शुरू कर दिया है और 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। तो वेस्ट इस तरफ है, ईस्ट इस तरफ है, तो इसका मतलब है लाइक दिस। अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, तो यहाँ से यहाँ हवा ऐसे फ्लो कर रही है, वाइंड 12 मीटर पर सेकेंड। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड इज अम्ब्रेला। अब वो अपना छतरी अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करे, कोई है, या आप लगा लो या हम लगा लो, हम लोग बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं, बस का वेट कर रहे हैं और बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो हमें अपनी छतरी कैसे होल्ड करनी चाहिए ताकि बारिश हम पर ना आए। अब क्लियर है, अगर ये हवा ना चल रही होती, अगर ये हवा ना चलती तो बारिश ऐसी आनी थी, सीधी ऐसे सीधी आनी थी, तो आप छतरी यूँ लेके खड़े हो जाते। लेकिन अब जब हवा चलेगी तो हवा इस बारिश पे एक फोर्स लगाएगी लाइक दिस ऐसे, और इस बारिश जो सीधी आ रही है ना, बारिश की बूंदें वो टेढ़ी हो जाएंगी। तो इसका मतलब है अगर हम लोग ऐसे छतरी लेके खड़े रहेंगे तो हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हवा ऐसे आ रही है तो वो बारिश जो है वो टेढ़ी आएगी अपने पास। तो टेढ़ी आने का मतलब क्या है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। तो लेट अस कैलकुलेट द रिजल्ट। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये दोनों के टेल्स कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पहले पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर लगाते हैं। तो उसमें क्या था आपके पास, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, ये हो गया। अब ये एज इट इज है और ये आपका वेक्टर अब यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा ऐसे, VW 12 मीटर पर सेकेंड। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड, दिस इज रिजल्टेंट VR, V रेन प्लस V वाइट। अब आई थिंक आपको पता होगा कि कैसे हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। VR, ये एक ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो VR का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली VR स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर। तो VR रेन है 35 का स्क्वायर, वाटर है विंड है 12 का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली इसको आंसर लिख देता हूँ, आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है, ये आ रहा है 37। जब आप इसको सॉल्व करोगे, स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, रूट ले लोगे, तो इट विल बी 37 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि जो बारिश है वो हमें अपीयर होगी कितनी स्पीड से आ रही है, 37 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, ये 37 आ गया आपका। अब हमें डायरेक्शन में पता करना है कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करें। तो दिस इज योर अम्ब्रेला, ये आपका अम्ब्रेला है। तो ये अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ सपोज कर लो एंगल बना रहा है थीटा, जैसे आप ये मान के चलो, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे सपोज करो ये चीज़ है, ये बारिश आ रही है और ये हवा चल रही है, तो हवा चलेगी तो बारिश ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे अम्ब्रेला भी तो इसी डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। ये वर्टिकल लाइन है, ये वाली लाइन, तो इसका मतलब है
ये मेरी छतरी हो गई, ये मेरी जो बारिश सीधी आ रही थी लेकिन अब वो टेढ़ी जा रही है, तो मेरा ये एंगल बनेगा। तो ये थीटा मैंने रिप्रेजेंट किया। जैसे आपका ये सपोज करो छतरी है, तो मैं ऐसे रखूँगा छतरी को, ऐसे, ये मेरी सीधी लाइन हो गई और मेरी छतरी ऐसे रखूँ, ऐसे। अगर ऐसे रखूँगा छतरी तो जो बारिश टेढ़ी है वो मेरी शर्ट को पीछे से वेट कर देगी। लेकिन अगर मैं ऐसे रखूँगा छतरी टेढ़ी, लाइक दिस, ऐसे एंगल बनाते हुए, तो जो बारिश टेढ़ी आ रही है उससे मैं प्रोटेक्ट हो जाऊँगा। जो मेरी सीधी बारिश आनी चाहिए थी वो आगे गिरेगी, क्योंकि वो तो टेढ़ी चल रही है हवा की वजह से। तो यानी कि मुझे ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल आप जैसे मर्जी फाइंड कर दो। सपोज कर लो tan थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा अगर यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर हो गया BW और VR हो गया बेस। सो इट इज 12/35। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/35। इसको अगर वैल्यू दी हुई थी सोल्व कर दो, अदरवाइज को पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है कर दो। इन्होंने पॉइंट्स में कन्वर्ट किया हुआ है, 0.343 आ जाएगा, तो ये एंगल आ जाएगा। बस ये चीज़ है, 19 डिग्री आएगा बेसिकली। तो 19 डिग्री इन्होंने निकाला तो 90, तो यानी कि मुझे अपना जो अम्ब्रेला है वो वर्टिकल के साथ 19 डिग्री पे रखना है, तो मैं बारिश से बच जाऊंगा, मतलब मैं गीला नहीं होऊंगा। ये चीज़ है ये न्यूमेरिकल में। ओके, उसके बाद है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है पहले तो वो समझना ज़रूरी है, और फिर हम लोग बात करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसको समझने के लिए अपन पहले एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो आपके पास टोटल 4 बंदे हैं, 4, 1 2, सेकंड बंदा, थर्ड बंदा और ये फोर्थ बंदा। पहले ने खाई 4 रोटी, 4 रोटी, दूसरे ने खाई 3 रोटी, तीसरे ने भी खा ली 4 रोटी, सपोज कर लो। तो इनकी टोटल कितनी रोटी होगी? 11 होगी टोटल। 11 रोटी तीनों मिलके खा रहे हैं। फिर एक चौथा बंदा है जो अकेला ही 11 रोटी खा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इफेक्ट ये तीनों मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इफेक्ट इसने अकेले ने प्रोड्यूस कर दिया। दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब आपके पास कोई वेक्टर है, सपोज कर लो वेक्टर ए, हम लोग इसको ब्रेकअप कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं मल्टीपल वेक्टर्स में, ताकि वो वेक्टर्स मिलकर जो उनका रिजल्टेंट बनेगा वो इस ए वेक्टर के इक्वल आ जाए। तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर के आप इनफाइनाइट कंपोनेंट बना सकते हो। इनफाइनाइट यानी कि एक वेक्टर को हम लोग इनफाइनाइट सब वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास वो बात करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब होता है जब आपस में 90 डिग्री का एंगल हो, तो वो सिर्फ 3 पॉसिबल है, 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है या अंदर की तरफ जा रहा है, जिसको अपन यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के पूछेंगे तो किसी वेक्टर के आप 3 कंपोनेंट बना सकते हो, 3। लेकिन अगर वैसे सिंपल है कि कितने बना सकते हैं किसी एक वेक्टर के, तो इनफाइनाइट है। अब जैसे मेरे पास वेक्टर ए है, तो इसको मैं अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाऊं एक्स वाई प्लेन में यानी 2D में, तो 2 कंपोनेंट बनेंगे। तो अगर 3 डायमेंशन है तो 3 बन जाएंगे, और अगर 2D डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेंगे। तो अब देखिए वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर दिया मैंने 2 पार्ट्स में। इसको नाम दे देते हैं AX वेक्टर और इसको नाम दे देते हैं AY वेक्टर। अगर मैं AX और AY का रिजल्टेंट निकालूंगा तो आई विल गेट वेक्टर A। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए प्रूव करते हैं ये चीज कि क्या सही चीज है। सपोज कर लो ये वेक्टर AX है और सपोज कर लो दिस इज वेक्टर AY। मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो व्हाट विल आई डू? पैरेललोग्राम लो, वेक्टर लगा देंगे ऐसे। ये आपका AY हो गया ऐसे, ठीक है। अब इसको रिजल्टेंट नाम देते हैं R। अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे अपन? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो।
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला। बस ये निकल गया, हो गया, ठीक है। आर इज इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, ये आ रिजल्टेंट आपका। तो इसका मतलब क्या है, जो आर वेक्टर है वो इन दोनों की वैल्यूज जो भी होंगी, आप ऐसे भी कर सकते हो ए एक्स प्लस ये। तो मतलब हमने वेक्टर को क्या कर दिया, एक वेक्टर लिया और उसके हमने कंपोनेंट बना दिया, तो वो कंपोनेंट मिलकर वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों मिलकर, जो कि एक सिंगल वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे सपोज करो हम लोग बात कर लेते हैं अपन सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लो कि दिस इज वेक्टर ए और ये एंगल थीटा बन रहा है, और ये एंगल और ये वाई हो गया कंपोनेंट में। तो अगर आप यहाँ पे थीटा एंगल के अकॉर्डिंगली बात करो तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। देखो अगर आप इसे ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है। तो यानी कि जो ax की वैल्यू है वो क्या हो गई, a cos थीटा हो गई। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि पहले तो वेक्टर फॉर्म में किया, अब मैग्नीट्यूड वाइज भी प्रूव करेंगे कि इन दोनों का इफेक्ट ये वेक्टर ए ही लेके आएगा। इसी तरीके से अगर आप ए वाई की बात करें तो ये भी ए वाई है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया साइन थीटा। तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और ये दोनों ही दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। क्यों कह रहा हूँ मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल ये फॉर्म कर रही हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जरा इनका स्क्वायर करके ऐड करो, ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। आप ए स्क्वायर जब कॉमन निकालोगे तो यू विल गेट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, तो ए स्क्वायर आ गया। तो मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई, रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। देखो वही बात बन गई, हो गया ना कि ये दोनों मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो ए से रिप्रेजेंट हो गया। तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की टर्म्स में आ गया। तो बात वही रहेगी कि एक ही वेक्टर को आपने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली है। जैसे सपोज करो कि 7 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है। अब एक फोर्स लग रही है 3 न्यूटन की किसी डायरेक्शन में, एक लग रही है 4 न्यूटन। तो मतलब क्या है, 3 और 7 का जो इफेक्टिव है वो 7 न्यूटन बन गया हमारे पास, तो वो 7 न्यूटन बन गया। तो हमने मतलब एक ही फोर्स के 2 कंपोनेंट बना दिए, एक कंपोनेंट दे रहा है मुझे 3 न्यूटन, दूसरा कंपोनेंट दे रहा है मुझे 4 न्यूटन। तो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो आई विल गेट अ 7 न्यूटन। अब ऐसे नहीं कि भी सीधे मैंने ऐड कर दिया, अगर ये तो एक लीनियर की बात हो गई कि एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो डायरेक्शन सेम नहीं है, कोई एंगल बन रहा है, तब वहां पे हम लोग बात करते हैं कि इसका कितना इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो F1, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो F2,
तो जो इनका रिजल्टेंट है वो आपको क्या मिलता है, इसका रिजल्टेंट आपको मिलेगा लाइक दिस, इस तरीके से F। तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स F है टोटल, उसके दो कंपोनेंट थे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F1 लग रही है, वर्टिकल या जो मर्जी कह लो उसको F2 लग रही है, और इनका कंबाइंड इफेक्ट जो है वो F लग रहा है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे अगर वैल्यू मान लो 2 है, यहाँ पे 4 है, तो आप कह दोगे कि F तो 6 होगा। वेक्टर क्वांटिटी है तो एंगल भी मैटर करता है, ये जो एंगल है ये भी मैटर करता है F1 और F2 के बीच में कितना है। तो दैट इज व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, अदरवाइज तो स्केलर हो जाता वो, ठीक है। तो ये कहानी है जो आपको याद रखनी है। ओके, इसको रेज कर देते हैं। तो कंपोनेंट रेगुलेशन का मतलब सिंपली एक वेक्टर के मल्टीपल पास कर देना। 2D पे अपन ने सीख लिए, 3D पे बिल्कुल सेम है। 3D में क्या है, x, y और z आ जाता है। तो अगर मुझे वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट बनाने हैं तो व्हाट विल आई डू, a x i कैप, ये x एक्सिस में हो गया, ये y एक्सिस में, और ये z एक्सिस में। तो ax अपॉन a का मैग्नीट्यूड, तो ये होगा cos थीटा, cos अल्फा लिख लो, डायरेक्शन कोसाइंस, फिर ay अपॉन a का मैग्नीट्यूड cos बीटा, और जो z वाला कंपोनेंट है cos गामा। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, दीज ऑल आर डायरेक्शन कोसाइंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। और अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर ए का, तो जो भी रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो और गुण कर दो, यू विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बड़ा इजी है, करनी है। तो ये कहानी हो गई। और एक और रिलेशन याद रखना है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दिस इज ऑलवेज ट्रू, ये मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का प्लस कर दोगे तो यू विल गेट 1। तो ये चीज़ है। तो ये 3D के लिए कंपोनेंट हो गए। तो मतलब वेक्टर ए का इफेक्ट 3D था, कुछ पार्ट x एक्सिस में था, कुछ y में, कुछ z में, और इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या मिला, वेक्टर ए हम लोगों को मिल रहा है। ये चीज़, तो ये हमारा डन हो गया, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी हो गया, 3D भी हो गया। अच्छा, डायरेक्शन करनी हो 2D में तो tan थीटा मैं कर ही देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये ax है, ये ay, और ये वेक्टर ए हो। तो सपोज करो मुझे ये डायरेक्शन निकालनी है, इसका नाम फाई हो गया, ठीक है। डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, तो व्हाट विल आई डू, मैं tan फाई कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो जो भी आपको पता है। तो tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दिस विल गिव यू द डायरेक्शन। मोस्टली यही यूज करते हैं। अदरवाइज अगर आपको रिजल्टेंट के बारे में नॉलेज है तो आप साइन या कोस पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एंगल तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये कहानी है हमारे पास। और कुछ है, देखो आई थिंक तो ख़त्म हो गया, ठीक है, सही है। बस अब हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स का एक डेरिवेशन करेंगे जो एग्जांपल की फॉर्म में दी हुई है नेक्स्ट सेशन में, और फिर हम लोग मोशन इन अ प्लेन की कहानी शुरू कर लेंगे। तो आई जस्ट होप कि ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।